हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 19 अप्रैल 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 17 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 मार्च, ऑप्शन डी 15 नवंबर। देखिए, हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है जहां मानव रक्त में सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रक्त में पर्याप्त रक्त के थक्के प्रोटीन की कमी होती है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 से यह दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 17 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने किस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। देखिए, यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दे दी है। भारत लगभग 10 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करेगा, जिसमें से अप्रैल में 2,40,000 टन गेहूं की आपूर्ति की जाएगी। मिस्र एक साल में यूक्रेन, रूस और अन्य देशों से 12 से 11 मिलियन टन गेहूं खरीदता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने कंपनियों की वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 90। देखिए, हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 61 कंपनियों की वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। पीएलआई कपड़ा योजना से संबंधित उत्पादों जैसे कि आपका मानव निर्मित फाइबर परिधान और अन्य तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए है। इस दोनों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें भाग एक के तहत 300 करोड़ रुपए न्यूनतम निवेश और 600 करोड़ रुपए का आवश्यक न्यूनतम कारोबार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भाग 2 के तहत 100 करोड़ रुपए न्यूनतम निवेश है और 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कारोबार आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन ए धरोहर और जलवायु, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, ऑप्शन सी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों और धरोहरों के संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस अथवा विश्व धरोहर दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022 के लिए विश्व धरोहर दिवस की थीम धरोहर और यहाँ पे जलवायु है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने वर्ष 1982 में विश्व धरोहर दिवस की स्थापना की थी और वर्ष 1983 में इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की मंजूरी प्राप्त हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए धरोहर और जलवायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन से शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी रांची। देखिए, हाल ही में मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। इस संस्करण में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 1000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों ने भाग लिया। वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हुनर हाट की अवधारणा देश की कला और शिल्प की पुश्तैनी विरासत की रक्षा एवं उसे बढ़ावा देने, पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत की गई है। हुनर हाट प्रदर्शनी में वे चुने गए कारीगर शामिल होते हैं जिनके पूर्वज इस तरह के पारंपरिक हस्तनिर्मित कार्यों में शामिल थे और अभी भी इस पेशे में संलग्न है। इस वर्ष की जो थीम है वो वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फ्रॉम वेस्ट
कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाकशाला विशेषज्ञों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना, उन शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कौशल को बढ़ावा देना जो पहले से ही पारंपरिक पुश्तैनी कार्य में संलग्न है। ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन के अनुसार कौन सी प्रजाति के विलुप्त होने के करीब है? कौन सा प्रजाति सही होगा? कौन सा प्रजाति विलुप्त होने के करीब है? ऑप्शन ए तोतोआवा, ऑप्शन बी सिंसुमार, ऑप्शन सी फोकेना, ऑप्शन डी वाक्विटा पोर्पोइस। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन के अनुसार वाक्विटा पोर्पोइस विलुप्त होने के करीब है और इसकी शेष आबादी को बचाने के लिए तत्काल सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता है। पोर्पोइस सीतासियन फैमिली, जिसमें आपका व्हेल, पोर्पोइस और डॉल्फिन के सबसे छोटे सदस्यों में से एक है। वे दूरस्थ रूप से केवल डॉल्फिन से संबंधित है। पोर्पोइस की केवल 7 प्रजातियां हैं। इनकी सबसे लोकप्रिय प्रजाति व्यापक रूप से पाई जाने वाली हार्बर पोर्पोइस है। वैक्टिवा सहित कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनका अध्ययन शायद ही किया जाता है। उनके बारे में हमें जो भी जानकारी प्राप्त है वो उन्हीं जीवों के अध्ययन के बाद प्राप्त हुई है जो सागर तरंगों के साथ बहकर तटों पर पहुंच जाती है। वैक्विटा विश्व का सबसे छोटा सीतासियन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, वाक्टिवा पोर्पोइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 16 अप्रैल, ऑप्शन सी 17 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। देखिए, सामान्य लोगों के बीच कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। यह पहली बार 15 अप्रैल 2012 में मनाया गया था। 15 अप्रैल 1952 होगा, आई थिंक, सॉरी 1452 ही होगा। 1452 को इटली के महान चित्रकार लियोनार्दो दा विंची की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। लियोनार्दो दा विंची इटली के महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्प, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। इस दिनों को आधिकारिक रूप से वर्ष 2015 में लॉस एंजलिस में मनाया गया था। इस दिन दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कला संघ और यूनेस्को साथ मिलकर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 15 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन सी योजना को नवाचार सामान्य में केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु चुना गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन बी अटल पेंशन योजना, ऑप्शन सी स्टैंड अप इंडिया योजना, ऑप्शन डी उड़ान योजना। देखिए, हाल ही में उड़े देश के आम नागरिक योजना को नवाचार सामान्य श्रेणी में केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु चुना गया है। नागरिक विमानन मंत्रालय 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार को प्राप्त करेगा। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस को सिविल सेवकों के नागरिकों की सेवा हेतु खुद को समर्पित करने और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के अवसर के रूप में मनाती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वर्ष 2026 तक उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत 1000 नए मार्गों के साथ भारत में वर्ष 2024 तक 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने की योजना बना रहा है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार का गठन वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों तथा संगठनों द्वारा किए गए असाधारण एवं अभिनव कार्य को स्वीकार करने, पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, उड़ान योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से कौन से देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। देखिए, हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। इसके परिणाम स्वरूप रूस के खिलाफ अमेरिका के पास उपलब्ध सभी प्रतिबंधों में से सबसे कठोर प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। इसके तहत अमेरिकी विदेश मंत्री के पास आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए बार बार समर्थन प्रदान करने वाले देशों को नामित करने की शक्ति होती है।
अमेरिका इस सूची में शामिल देशों पर 4 तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, जिसमें आपका पहला अमेरिकी विदेशी सहायता पर प्रतिबंध, रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर कुछ नियंत्रण, विविध वित्तीय और अन्य प्रतिबंध। अब तक आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में 4 देश ही शामिल किए गए हैं। इसमें आपका सीरिया, जो कि आपका 29 दिसंबर 1979 को नामित किया गया है, ईरान 19 जनवरी 1984 को नामित किया गया है, उत्तर कोरिया 20 नवंबर 2017 को नामित किया गया है और 12 जनवरी 2021 को जो है क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में दोबारा नामित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में रिपोर्ट इट शेयर नॉट इट नामक एक पहल की शुरुआत उपयोगकर्ताओं को बाल शोषण सामग्री की रिपोर्ट करने और साझा न करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह पहल किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल समाचार, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र महासचिव। देखिए, फेसबुक की नई पहल रिपोर्ट इट नॉट शेयर इट नागरिक समाज संगठनों जैसे आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण के सहयोग से की जा रही है। फेसबुक का उद्देश्य एक नई पहल की शुरुआत के साथ मंच पर बच्चों की रक्षा करना है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फेसबुक उपयोगकर्ता 1098 पर कॉल करके और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को इसकी रिपोर्ट करके ऐसे सामग्री की रिपोर्ट कर सकते हैं जहां बच्चे को खतरा हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, फेसबुक। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।